Dear students, welcome back to MKS Doctor Zone. We were discussing amino acid metabolism. In the last video, we discussed ammonia metabolism, and in this video, we are going to discuss the complication of ammonia metabolism, and that is the hyperammonemia. पिछली वीडियो में जब हम अमोनिया मेटाबॉलिज्म को डिस्कस कर रहे थे तो हमने डिस्कस किया था कि ब्लड में अमोनिया का लेवल हमने लो रखना है बिकॉज जो हाई लेवल ऑफ अमोनिया इन ब्लड है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए टॉक्सिक है। तो नॉर्मली इस तरह होता है कि 1 लीटर ब्लड में जो अमोनिया का लेवल है वो है 5 to 35 माइक्रोमोल। लेकिन अगर किसी वजह से लीवर की कोई डिजीज हो गई है या फिर लीवर का सिरोसिस हो गया है, लीवर अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर रहा, तो ब्लड में जो अमोनिया का लेवल है वो इतना इंक्रीज हो जाता है कि 1 लीटर ब्लड में अमोनिया 1000 माइक्रोमोल से भी ज़्यादा हो जाता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपर अमोनीमिया। हाइपर अमोनीमिया की अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए तो टॉक्सिक है ही, इसके साथ साथ ये काज करती है ट्रिमर्स, स्लरिंग ऑफ स्पीच, ड्रोजीनेस, वोमिटिंग, सेरिब्रल एडिमा एंड द ब्लरिंग ऑफ द विजन। और अगर इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो जो पेशेंट है उसकी डेथ भी हो सकती है या फिर वो कोमा में जा सकता है। अब हम हाइपर अमोनीमिया की टाइप्स की बात करते हैं तो उसकी दो मेजर टाइप्स हैं। ये एक्वायर्ड भी हो सकती है और कॉन्जेनिटल भी हो सकती है। एक्वायर्ड हाइपर अनीमिया की काजेज़ क्या क्या हो सकती हैं तो उसमें या कोई लीवर डिजीज़ हो जाए या फिर वायरल हेपेटाइटिस हो जाए या फिर ऐसा पर्सन जो कि हाई इनटेक ऑफ अल्कोहल करे या फिर एबनॉर्मल टिश्यू की ग्रोथ हो जाए इन द लीवर जिसको हम कहते हैं सिरोसिस। नॉर्मली इस तरह हो रहा था कि जो पेरिफेरल टिश्यू में अमोनिया की प्रोडक्शन हो रही थी वो पोर्टल वेन के ज़रिए लीवर में जा रही थी और लीवर में वो अमोनिया की कन्वर्जन हो रही थी इनटू द यूरिया और फिर वो जो यूरिया है वो एक्सक्रीट हो रहा था आउट ऑफ द बॉडी। लेकिन जब लीवर की डिजीज हो जाएगी और लीवर हो जाएगा डिसफंक्शनल तो क्या होगा कि ये जो पेरिफेरल टिश्यू में अमोनिया की प्रोडक्शन हो रही है वो लीवर के पास नहीं जाएगी बल्कि वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चली जाएगी जिसके रिजल्ट में ब्लड में अमोनिया का लेवल इंक्रीज कर जाएगा। दिस वाज ऑल अबाउट द एक्वायर्ड हाइपर अमोनीमिया। अब हम बात करते हैं कॉन्जेनिटल हाइपर अमोनीमिया की। अगर हम कॉन्जेनिटल हाइपर अमोनीमिया की काज की बात करें तो जो पिछली वीडियो में हमने यूरिया साइकिल डिस्कस किया था तो उसके हर एक स्टेप में एक एक इंजाइम यूज हो रहा था। अगर उन इंजाइम्स में से किसी एक इंजाइम्स की भी डेफिशिएंसी हो जाए तो भी अमोनिया की कन्वर्जन इनटू द यूरिया नहीं होगी और इस कंडीशन को हम कहेंगे कॉन्जेनिटल हाइपर अमोनीमिया। यूरिया साइकिल के दूसरे स्टेप में हमने एक एंजाइम डिस्कस किया था डेट वाज द ऑर्निथीन ट्रांसकार्ब अमाइलेज। तो ये जो ऑर्निथीन ट्रांसकार्ब अमाइलेज एंजाइम है इसकी जो डेफिशिएंसी है ये एक्स लिंक्ड इनहेरिटेड है और जो बाकी एंजाइम्स यूज हो रहे थे इन द यूरिया साइकिल उनकी जो डेफिशिएंसी है वो ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेड है। कॉन्जेनिटल हाइपर अमोनीमिया की जो सिम्टम्स हैं वो सेम है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और इसकी डायग्नोसिस हम लेबोरेटरी टेस्टिंग और जेनेटिक टेस्टिंग से करते हैं। कॉन्जेनिटल हाइपर अमोनीमिया का मोर्टेलिटी रेट जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द एक्वायर्ड हाइपर अमोनीमिया। अब हम बारी बारी यूरिया साइकिल में जो एंजाइम्स यूज हो रहे थे उनकी डेफिशिएंसीज की बात करते हैं कि वो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस काज कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं ऑर्निथीन ट्रांसकार्ब अमाइलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी। अगर आपको याद हो यूरिया साइकिल में तो ऑर्निथीन ट्रांसकार्ब अमाइलेज क्या कर रहा था, ये कार्ब अमाइल फास्फेट और ऑर्निथीन को मिलाकर कन्वर्ट कर रहा था इनटू द सिट्रोलीन। अब होगा ये कि जब ऑर्निथीन ट्रांसकार्ब अमाइलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो जो प्रोडक्ट है सिट्रोलीन उसका लेवल भी कम हो जाएगा और इसके साथ साथ फाइनल प्रोडक्ट जो था यूरिया साइकिल का आर्जिनिन उसका लेवल भी डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि साइकिल तो आगे चलेगा नहीं तो आर्जिनिन का लेवल ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। अगली बात यह है कि जो इसका रिएक्टेंट है कार्ब अमाइल फास्फेट ये क्या करेगा, ये कार्ब अमाइल फास्फेट जो है ये इंटर हो जाएगा उस साइकिल में जिस साइकिल के जरिए सिंथेसिस होती है पायरिमिडीन नाइट्रोजन बेसिस की। अगर आप इस फ्लो चार्ट में देखें तो ये है फ्लो चार्ट ऑफ द सिंथेसिस ऑफ पायरिमिडीन नाइट्रोजन बेसिस। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसके रिएक्टेंट में कार्ब अमाइल फास्फेट ये यूज हो रहा है। तो ये जो कार्ब अमाइल फास्फेट है ये यूज हो जाएगा इन द सिंथेसिस ऑफ पायरिमिडीन।
और ये जो पायरिमिडीन की सिंथेसिस है इसका एक इंटरमीडिएट है ओरोटिक एसिड। ओरोटिक एसिड का जो लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। दोबारा अगर आप इस फ्लो चार्ट को देखें तो दिस इज द ओरोटेट, तो ये ओरोटिक एसिड जो है इसका लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आर्जिनिनो सक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से क्या होगा। अगर हम दोबारा यूरिया साइकिल को रिकॉल करें तो आर्जिनिनो सक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम जो है वो सिट्रोलिन और एस्पार्टेट को ऐड करके कन्वर्ट कर रहा था इनटू द आर्जिनिनो सक्सिनेट। तो इसके रिजल्ट में क्या होगा, आर्जिनिनो सक्सिनेट का लेवल डिक्रीज हो जाएगा और सिट्रोलिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। जब आर्जिनिनो सक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो सिट्रोलिन का लेवल ब्लड में हाई हो जाएगा और इस कंडीशन को हम कहते हैं सिट्रोलिनीमिया टाइप 1। अब ये जो सिट्रोलिनीमिया टाइप 1 है ये नियोनेटल भी हो सकती है जो कि इसकी एक्यूट फॉर्म है, या फिर ये लेट ऑनसेट भी हो सकती है जो कि इसकी माइल्ड फॉर्म है। नेक्स्ट वन इज द आर्जिनिनो सक्सिनेट लाइएज डेफिशिएंसी। ये जो आर्जिनिनो सक्सिनेट लाइएज है ये आर्जिनिनो सक्सिनेट को कन्वर्ट कर रहा था, ब्रेक कर रहा था इनटू द फ्यूमरेट एंड द आर्जिनिन। जब इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, आर्जिनिनो सक्सिनेट का लेवल इंक्रीज कर जाएगा। जब आर्जिनिनो सक्सिनेट लाइएज की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आर्जिनिनो सक्सिनेट का लेवल इंक्रीज हो जाएगा और इस कंडीशन को हम कहते हैं आर्जिनिनो सक्सिनिक एसिडोरिया। अगर ये लेट ऑनसेट हो तो ये क्या क्या कॉम्प्लिकेशन काज कर सकती है। एक तो ये न्यूरो की अबनॉर्मलिटी काज कर सकती है, डेवलपमेंटल डिले काज कर सकती है और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट करती है। नेक्स्ट इज द आर्जिनेज 1 की डेफिशिएंसी। ये जो आर्जिनेज है ये आर्जिनिन की ब्रेक डाउन कर रहा था इनटू द यूरिया एंड द ऑर्निथीन। जब इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आर्जिनिन का लेवल इंक्रीज कर जाएगा। जब आर्जिनेज 1 की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ब्लड में आर्जिनिन का लेवल इंक्रीज कर जाएगा और वो हाइपर अमोनीमिया जो काज होता है बाय द डेफिशिएंसी ऑफ द आर्जिनेज 1 डेट इज लेस सवियर। इसकी रीज़न क्या है, बिकॉज अगर हम आर्जिनिन के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 2 नाइट्रोजन है और ये जो आर्जिनिन है ये एक्सक्रीट हो सकता है इन द यूरिन। अब हम बात करते हैं डेफिशिएंसी काज्ड बाय द एन एसिटाइल ग्लूटामेट सिंथेज। जो एन एसिटाइल ग्लूटामेट सिंथेज है वो एन एसिटाइल ग्लूटामेट की सिंथेसिस कर रहा था और ये जो एन एसिटाइल ग्लूटामेट है ये एक्टिवेटर के तौर पर रोल प्ले करती है इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिया साइकिल एंड दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द कार्ब अमाइल फास्फेट। जब एन एसिटाइल ग्लूटामेट सिंथेज की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो एन एसिटाइल ग्लूटामेट नहीं बनेगा। जब एन एसिटाइल ग्लूटामेट नहीं होगा तो ये एक्टिवेटर जो कार्बामाइल फास्फेट सिंथेटेज 1 का एक्टिवेटर है वो भी नहीं होगा और यूरिया साइकिल बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं होगा और कार्बामाइल फास्फेट का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। ये जो है हाइपर अमोनीमिया की लेस सवियर फॉर्म है और इसकी काजेज ये हो सकती हैं कि हाई प्रोटीन टेक या फिर स्ट्रेस या फिर फास्टिंग कंडीशन। और इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं कारग्लूमिक एसिड। ये जो कारग्लूमिक एसिड है कार्ब अमाइल फास्फेट सिंथेटेज एंजाइम के लिए एक्टिवेटर के तौर पर रोल प्ले करता है। जिस पर्सन को भी हाइपर अमोनीमिया है उसके लिए प्रिकॉशन ये है कि वो लेस प्रोटीन इनटेक करे। जब वो लेस प्रोटीन इनटेक करेगा तो अमोनिया की प्रोडक्शन कम होगी और जितनी अमोनिया की प्रोडक्शन होगी वो सारे के सारा यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा और वो एक्सक्रीट हो जाएगी। दूसरी उसके लिए ट्रीटमेंट ये है कि वो नाइट्रोजन स्केवेंजिंग मेडिकेशन यूज़ करें। ये जो नाइट्रोजन स्केवेंजिंग मेडिकेशन है इसमें एरोमेटिक एसिड बेंजोएट होता है और फिनाइल ब्यूटारेट होता है। ये जो एरोमेटिक एसिड बेंजोएट है ये ग्लाइसिन के साथ मिलकर हिप्प्यूरेट बनाता है और ये जो फिनाइल ब्यूटारेट है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू द फिनाइल एसीटेट। फिर वो जो फिनाइल एसीटेट है वो ग्लूटामीन के साथ मिलकर बनाता है फिनाइल एसिटाइल ग्लूटामीन। अब ये जो हिप्प्यूरेट है और फिनाइल एसिटाइल ग्लूटामीन है ये दोनों जो एंड प्रोडक्ट हैं ये रेडली एक्सक्रीट हो जाते हैं इन द यूरिन। लेकिन अगर किसी पर्सन को सवियर हाइपर अमोनीमिया है तो उसे रिक्वायर्ड होती है डायलिसिस और आईवी फ्लूइड ताकि उसका जो अमोनिया का लेवल है वो डिक्रीज रहे और वो परमानेंट ब्रेन डैमेज से बच सके। दिस वाज ऑल अबाउट द हाइपर अमोनीमिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।